हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें आएगी मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं। वो सारी टर्मिनोलॉजी मैंने इसीलिए आपको पढ़ाई हैं क्योंकि वो सारी टर्मिनोलॉजी अब यहाँ पे दोबारा से रिपीट होगी और आपका रिवीजन हो जाएगा और जो आपका कॉन्सेप्ट है चीज़ों से रिलेटेड वो अच्छे से समझ आएगा। हर चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज शो ग्रेटर वेरिएशन। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है वो ज़्यादा वेरिएशन शो करती हैं, यानी कि उनमें सोमैटोजेनिक वेरिएशन, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन दोनों वेरिएशन आते हैं। बट सोमैटोजेनिक वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। बट जब हम बात करते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन की या गैमेटिक वेरिएशन की, यानी कि गैमीट्स में बदलाव आया है, जाइगोट में बदलाव आया है, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाता है। और आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जो वेरिएशन है उसके कारण है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से पहले आता है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर एक कारण है, रिकॉम्बिनेशन एक कारण है और म्यूटेशन एक कारण है। म्यूटेशन हमने कल डिस्कस किया था। व्हाट इज म्यूटेशन? रैंडम चेंज इन द डीएनए ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल के डीएनए में एकदम से बदलाव आ जाना। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसके सेल के डीएनए में एकदम से बदलाव आता है तो होता क्या है। इसको हम ह्यूमन बींग्स की भी बात कर सकते हैं, कुछ लोअर एनिमल्स का भी हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। मान लीजिए ये कोई जियोग्राफिकल एरिया है और इस जियोग्राफिकल एरिया में बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो पहले मॉडरेट था, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पे सडन टेम्परेचर वेरिएशन आ गया, तो जब यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन आया यानी कि टेम्परेचर बदल गया और मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये रह सकते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर 36 डिग्रीज था, मान लीजिए टेम्परेचर 27 डिग्रीज था, उस पर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। बट मान लीजिए वही टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। अब 50 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है मई जून में तो हमारा ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, हमें ही घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं इनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है अनटिल और अनलेस ये किसी की बॉडी में नहीं है, किसी होस्ट की बॉडी में नहीं है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इस पूरी पॉपुलेशन में कुछ सदस्य मर जाते हैं। ये कुछ सदस्य मर गए क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज के कारण अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए और नहीं कर पाने के कारण मर गए, यानी कि इनमें एडाप्टेशन नहीं था। बट कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर गए। सरवाइव क्यों कर गए? क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर में बदलाव के साथ अपने आप को बदल लिया, यानी कि इन्होंने बदलाव को स्वीकार कर लिया। जब हम बदलाव स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी अडेप्ट हो जाते हैं किसी भी कंडीशन में रहने के। तो इन बैक्टीरियाज ने भी ऐसा किया, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उस इंक्रीज टेम्परेचर के साथ ये रहने के अडेप्ट हो गए। इट मीन्स दे कोप अप विद द चेंज इन एनवायरमेंट। वंस दे कोप अप दे अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरमेंट, यानी कि ये टेम्परेचर जो बदला था उसके हिसाब से बदल गए। अब जब बदल गए तो इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए, यानी कि इनका डीएनए बदल गया। जब इनका डीएनए बदल गया तो डीएनए के बदलने के कारण जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो इनके रिप्रोडक्शन से ये क्या बने? नई ऑर्गेनिज्म बने, यानी कि नए स्पीशीज बने। जैसे
ये जो ब्लैक कलर का एरिया है ये है इनका रिकॉम्बिनेशन, यानी कि नया कॉम्बिनेशन, या फिर इसको म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूटेशन जब हुआ तो म्यूटेशन की वजह से, इसका बेस्ट एग्जांपल है म्यूटेशन। रिकॉम्बिनेशन बोलना इसलिए यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि है तो इनका नया कॉम्बिनेशन, बट ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग की वजह से नहीं हुआ है। रिकॉम्बिनेशन यानी कि नया कॉम्बिनेशन किस कारण से बना है ये, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म किस कारण से बने हैं, म्यूटेशन के कारण। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है म्यूटेशन। वंस द स्पीशीज गेट म्यूटेटेड, एक बार कोई स्पीशीज या स्पीशीज की कोई सदस्य या पॉपुलेशन में म्यूटेशन आ जाता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे जब इन बैक्टीरियाज ने, पहले ऐसे थे अब ये ऐसे हो गए म्यूटेशन के कारण, इनका डीएनए बदल गया, म्यूटेशन की वजह से इनका डीएनए चेंज हो गया। अब जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो बनाएंगे न्यू स्पीशीज। कहां से बनी, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से बनी। तो इस तरीके से धरती पे नई नई स्पीशीज बनती चली गई। ये आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा सोच के समझ के अगर इसको हम समझें तो हम ये बता सकते हैं कि जो लास्ट ईयर हमने डाइवर्सिटी पढ़ी है उस डाइवर्सिटी में हमने क्या बोला, मोनेरा से बने प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से बने फंगी, फंगी से प्लांटे, और इसी तरीके से फंगी ने बनाए एनिमल्स। यानी कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है यूनिसेल से मल्टीसेल, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, और इसी तरीके से एडवांस ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो किस कारण से बने हैं, डीएनए वेरिएशन के कारण बने हैं। अब नेचर में दो प्रकार की स्पीशीज होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है वो ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी शो करती है, यानी कि उनमें वातावरण के हिसाब से अडेप्टेशन ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण उनमें रेट ऑफ सर्वाइवल भी ज़्यादा है, वो लंबे समय तक जीती हैं, या हम साधारण भाषा में कहें उनका जीवन काल लंबा होता है। दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, वो अपने जीवन को कुछ सालों तक अच्छे से जी सकते हैं, या 100+ भी जी सकते हैं। कुछ ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो 100+ भी जी लेते हैं, बट अगर हम एवरेज ह्यूमन एज की बात करें तो 60 है, 70 है, मतलब बिटवीन 60 to 70 है। तो हम क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज हैं, तो हमारा जो लाइफ स्पैन है वो लंबा है। सो हियर वेरिएशन विच मे लीड टू increased survival of individual, so greater diversity will be generated by sexual reproduction, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से डाइवर्सिटी ज़्यादा आती है, यानी कि हमें बदलाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोला जाता है, दैट इज ग्रिगोर जोहान मेंडल, G.J. मेंडल। जब हम मेंडल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे बनता है कि मेंडल कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के थे। तो मेंडल ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। किस ईयर में उनका जन्म हुआ, 1822। अगर डेट वाइज पूछ लिया जाए तो 20 जुलाई, 20 जुलाई 20 जुलाई 1822 को उनका बर्थ हुआ, और 1884 तक वो जिए, यानी कि उनका जो लाइफ स्पैन रहा वो 1822 से 1884 तक रहा। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे काम किया। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछें कि मेंडल को किस चीज़ के लिए क्रेडिट मिला, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में काम करने के लिए क्रेडिट मिला। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे काम करने के लिए उनको क्रेडिट दिया गया था। सो हियर मेंडल was an Austrian monk and scientist। ये monk थे और ये साइंटिस्ट भी थे। Who
फर्स्ट वर्कड ऑन हेरिडिटी, यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो किस आधार पे किया गया, हेरिडिटरी के आधार पे किया गया, यानी कि they conducted experiment on the plant hybridization and these experiment based on the concept of heredity. Heredity experiments and gave theory in 1866. मेंडल ने जो अपनी थियरी दी थी वो दी थी 1866 में। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ कि इनकी डेथ के 16 साल बाद तक इनको एज सच कोई क्रेडिट नहीं मिला, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कंसीडर किया गया। तो 1900 एंड 1901 में कुछ साइंटिस्ट ने इनके काम को रीडिस्कवर किया। जब तक ये जिए 1884 तक इनको अपने काम के लिए बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिला। जब इनको अपने काम के लिए क्रेडिट नहीं मिला तो उसके रीजंस क्या थे? इनके रीजंस थे कि अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो फिजिक्स का डेटा था, मैथमेटिक्स का डेटा था, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स का डेटा होने की वजह से आम आदमी के समझ में वो नहीं आ रहा था, यानी कि जो नॉर्मल लोग थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स की तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडल को क्रेडिट नहीं मिलने के और भी रीजंस थे। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी रहा कि जो कम्युनिकेशन था वो इजी नहीं था उस वक्त। आज तो हम किसी को भी कॉल कर लेते हैं, हमारे पास सेल्यूलर फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो हम आराम से सेकंड पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया से हम किसी भी चीज़ को लोगों को बता सकते हैं, बट पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं था। और रीजंस क्या थे? जब कोई साइंटिस्ट अपनी थ्योरी लिखता है तो उस थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पेपर पब्लिश होते हैं, लोगों को बताया जाता है कि ये काम किया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। और जब भी कोई थीसिस लिखता है, थ्योरी लिखता है, उसको थ्योरी ना बोल के थीसिस वर्ड देते हैं, तो उस थीसिस का पेपर होता है जिसको प्रोसीडलिंग्स बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रोशर है, उसी तरीके से प्रोसीडलिंग होती है। वो प्रोसीडलिंग अदर साइंटिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और वो साइंटिस्ट भी सारी की सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, उस पर अपना अग्रीमेंट भी देते हैं। तो मेंडल ने अपनी प्रोसीडलिंग, अपनी थीसिस की बहुत ही कम कॉपीज़ बनाई जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाई। ये भी उनका एक रीज़न रहा उनकी सक्सेस ना होने का। और जो बहुत बड़ा रीज़न रहा वो ये रहा कि सेम टाइम पे चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक लिख दी। जो बुक लिखी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि हम कैसे डेवलप हुए। तो जब ओरिजिन के बारे में लोगों का डाइवर्जन हुआ, लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो गए, तो मेंडल को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली। एक और रीज़न रहा कि जो मेंडल का डेटा था वो फिज़िक्स का डेटा था, यानी कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, तो स्टैटिस्टिक्स का डेटा था। स्टैटिस्टिक्स हम जानते हैं कि हिस्टोग्राम होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो आम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है और उनका इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, तो मैथमेटिकल या फिजिक्स डेटा को नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारे रीजंस थे उनके फेलियर के। बट 3 साइंटिस्ट ने उनके काम को रीडिस्कवर किया, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिए थे उसको दोबारा से समझाया, उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के आधार पे दिया। तो लोगों को ये समझ में आया कि जो मेंडल ने काम किया था वो सही है। एंड आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इनकी डेथ के 16 साल बाद, आफ्टर 16 years of his death, he was actually credited for his work, यानी कि उनको अपने काम के लिए क्रेडिट दिया गया। और 1900 और 1901 में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर किया गया। सो हियर 3 साइंटिस्ट, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डे व्रिस, शर्मैक एंड कॉरेंस। ये 3 साइंटिस्ट ने मेंडल वर्क को रीडिस्कवर किया। सो ह्यूगो डे व्रिस, शर्मैक एंड कॉरेंस, these 3 scientists rediscover Mendelian work.
or the theory of heredity proposed by Mendel, and after that he was considered as father of genetics. मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट थे वो किस पे बेस्ड थे? तो यहाँ पे एक डेटा आता है कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं उसके लिए इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लिया। उस हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने किस प्लांट को कंसीडर किया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।